आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी कि रे ऑप्टिक्स। इसमें अलग अलग छोटे छोटे चैप्टर है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, देन रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस जिसमें लेंस वगैरह आएंगे। फिर इन सब के अलावा प्रिज्म वगैरह को डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। लेकिन उससे भी पहले मैं कुछ टर्म्स हैं जो रे ऑप्टिक्स में काम आएंगी बहुत ज्यादा, उनको डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो यहां पर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा जैसे मिरर, ग्लास स्लैब, लेंस, प्रिज्म। इनके लिए एक ऑब्जेक्ट होता है, एक इमेज। हर इंस्ट्रूमेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट होता है, एक इमेज। ऑब्जेक्ट में भी रियल ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। इमेज में भी रियल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है। रियल ऑब्जेक्ट हम उस पॉइंट को बोलते हैं जहां से लाइट एक्चुअल में डाइवर्ज होती है। सेल्फ इल्यूमिनेटिंग चाहे वो ना हो, लेकिन वहां पर लाइट टकराकर फिर डाइवर्ज होगी। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के रेस्पेक्ट में वो पॉइंट जहां से लाइट एक्चुअली डाइवर्ज हो रही है, वो पॉइंट रियल ऑब्जेक्ट कहलाता है। और जहां पर लाइट एक्चुअली कन्वर्ज होगी, जहां पर लाइट जाकर मिलेगी, वो पॉइंट रियल इमेज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये लेंस है बच्चों, इस लेंस के लिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहां से लाइट डाइवर्ज हो रही है देखो, और यहां जाकर लाइट कन्वर्ज हो गई। तो ये रियल ऑब्जेक्ट है और ये रियल इमेज है। अब बात आती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज क्या है। क्योंकि वर्चुअल है ना, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है समझना। वर्चुअल इमेज हम दिन भर देखते हैं, मिरर में जो हमें अपनी इमेज दिखाई देती है वो वर्चुअल इमेज होती है। लेकिन जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो पहले वर्चुअल इमेज को डिस्कस कर लेते हैं, वो थोड़ा इजी है। वर्चुअल इमेज में लाइट एक्चुअली कन्वर्ज नहीं होती, हमें बल्कि ऐसा लगता है वहां से लाइट आ रही है। क्या लगता है? वहां से लाइट आ रही है। लाइट अपीयर टू डाइवर्ज, लाइट अपीयर टू डाइवर्ज। जैसे ये मिरर है, प्लेन मिरर, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहां से लाइट ऐसे डाइवर्ज हुई, इसलिए ये तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया। फिर बेटा यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, तो ये दोनों रेज हमें ऐसा लगेगा यहां से आ रही है। तो ये दोनों रेज एक्चुअल में यहां से नहीं आ रही, एक्चुअल में यहां से डाइवर्ज नहीं हो रही, बल्कि अपीयर टू डाइवर्ज है। इसलिए ये इमेज है, वो भी वर्चुअल। ये ऑब्जेक्ट है रियल, ये ऑब्जेक्ट था रियल, और ये इमेज था रियल। इन सबके बीच में अब एक चीज रह गई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम बिल्कुल हैबिचुअल नहीं है और इस पर ही हमें सबसे अच्छा फोकस करना है। तो मैं एक एक करके पहले आपको लिखा भी देता हूं। तो सबसे पहले लिखो रियल ऑब्जेक्ट।
हाँ बेटा लिखो, रियल ऑब्जेक्ट, a point is called real object if light, a point is called real object if light actually diverge from this point. If light actually diverge from this point. अब लिखो रियल इमेज, real image. A point is called real image if a point is called real image if light actually converges at this point. If light actually converges from this point. ठीक है बेटा, ये डायग्राम बना लीजिए जो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब लिखिए वर्चुअल इमेज. पहले इमेज लिखा रहा हूं, फिर ऑब्जेक्ट लिखाऊंगा. वर्चुअल इमेज क्या होता है? ए पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज इफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट. If light appear to diverge from this point. अब आप ये सेकंड वाला डायग्राम बना लें. इसमें रियल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल इमेज है. ठीक है ना? इस डायग्राम में रियल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल इमेज है. बेटा ये प्लेन मिरर है. हम जो अपनी इमेज देखते हैं ना प्लेन मिरर में, वो वर्चुअल इमेज ही होती है. सामने वो दूसरा पर्सन खड़ा नहीं होता. बच्चों हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? डोंट कॉल इट रे ऑप्टिक्स. गलत नहीं है. मैं ये बताना चाह रहा हूं इस चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. इसलिए इस चैप्टर में आपकी सिर्फ एक स्किल चाहिए. क्या? ज्योमेट्री. अगर हमारी ज्योमेट्री अच्छी है ना तो हम मिरर फार्मूले और लेंस फार्मूले के बिना क्वेश्चन कर सकते हैं. ये हालत है. इसलिए हमारी ज्योमेट्री अच्छी होनी चाहिए. इस ट्राइंगल से वो निकालना, सिमिलर ट्राइंगल, स्मॉल एंगल, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब. अब बारी आती है बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिखो. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो है ही नहीं. जब ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो लाइट कहां से आएगी? तो बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर लाइट एक्चुअली
कन्वर्ज होती नहीं है, हमें लगता है कि यहां कन्वर्ज होने वाली है। पहले लाइन लिखो फिर डायग्राम बनाऊंगा। दिस इज द पॉइंट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट वेयर लाइट अपीयर टू कन्वर्ज, where light appear to converge। क्या मतलब है? अब आप इस डायग्राम से देखो बच्चों, ये कोई लेंस है, यहां पर कोई रियल ऑब्जेक्ट रखा, दिस इज रियल ऑब्जेक्ट, मतलब यहां से रेज निकल रही हैं और ये लेंस उन्हें कन्वर्ज करेगा बिकॉज इट इज कन्वर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव होता है, कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स होता है, ये सब डिटेल में तो हम पढ़ेंगे। तो बच्चों ये लाइट यहां जाकर कहीं कन्वर्ज होने वाली थी, इसका मतलब ये रियल ऑब्जेक्ट है। ये रियल ऑब्जेक्ट किसके लिए है? बेटा मैंने कहा ना, ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा किसी एक इंस्ट्रूमेंट के रेफरेंस में होते हैं, रेस्पेक्ट में होते हैं। तो हम कहें रियल ऑब्जेक्ट किसका है, किसके लिए, क्या बोलोगे? इस वाले लेंस के लिए, रियल ऑब्जेक्ट ऑफ लेंस या फोर लेंस, एंड दिस इज रियल इमेज, क्योंकि बेटा लाइट यहां एक्चुअली कन्वर्ज हो गई, रियल इमेज फॉर लेंस या ऑफ लेंस। अब मैंने क्या किया, मैंने इन रेज को यहां कन्वर्ज होने ही नहीं दिया, मैंने रास्ते में एक प्लेन मिरर लगा दिया। उससे पहले कि लाइट कन्वर्ज होती, एक्चुअली कन्वर्ज अगर हो गई तो वो इमेज बन गया, लेकिन अगर कन्वर्ज होने से पहले हमने रोक ली, अब ये लाइट पीछे तो जाएगी नहीं, अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहां आ जाएगी। अब आप ढंग से देखना, वो पॉइंट जो इसके लिए इमेज था, वो सेम पॉइंट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। दिस पॉइंट इज आल्सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, एंड दिस इज रियल इमेज फॉर मिरर। यानी कि जो प्लेन मिरर होता है वो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है। इफ समबडी सेज कि यार प्लेन मिरर कभी रियल इमेज बनाता है क्या, तो एक कॉमन 9th-10th क्लास के लेवल का बच्चा मना कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता। अगर हमसे यह कहा जाए प्लेन मिरर कभी रियल इमेज बनाता है क्या, हर कोई मना कर देगा 10th क्लास के लेवल तक। लेकिन 12th क्लास का लेवल यह कहता है यस, इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल तो प्लेन मिरर रियल इमेज भी बनाता है। तो बच्चों दिस इज द एग्जांपल जिसमें आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट को समझ सकते हो। यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट अलग से नहीं, आप ये नहीं बोल सकते शुरुआत वर्चुअल ऑब्जेक्ट से करो, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। वो तो क्या होता है, लाइट इससे पहले की कन्वर्ज होती, हमने उसे रोक लिया, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया, ऐसा ऑब्जेक्ट जो उसके पीछे हो। समझ गए मेरा बच्चा? इस एग्जांपल से के अलावा मैं और एग्जांपल देकर ही समझा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। लाइन तो मैंने लिखाई दी, लाइन लिखी या नहीं लिखी? एक ऐसा पॉइंट जहां पर लाइट कन्वर्ज होती हुई लगे, अपीयर टू कन्वर्ज। ये डायग्राम बना लो।
इस तरह से और भी डायग्राम बना सकते हैं। जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर लेंस होता, कॉन्वेक्स है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये रियल इमेज होता, फिर यहां पर मैं कॉनकेव लेंस रख देता, तो लाइट इसके बाद दोबारा से, एक्चुअली ये थोड़ा डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग लेंस है ना, हो सकता है ये इसे ज्यादा डाइवर्ज कर दे लाइट को, तो लाइट ऐसे जा रही थी फिर इसे तरह चली गई, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये वर्चुअल इमेज बन जाएगा। समझ गए? दैट्स इट। बच्चों ये तो एक इंट्रोडक्शन था। अब हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस यानी कि हम प्लेन मिरर को डिस्कस करने वाले हैं। सही बोले, हम प्लेन मिरर को डिस्कस करने वाले हैं। मिटा दो ना ये सारे डायग्राम। तो आप चाहो तो एक हेडिंग लिख लो, प्लेन मिरर, या फिर लिख लो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस पर अगर कोई लाइट इंसिडेंट है तो वो नॉर्मल से इक्वल एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं। ऐसे नहीं होता लाइट ऐसे जाए रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाए। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे और नॉर्मल है उसी प्लेन में ये रिफ्लेक्टेड रे वापस जाएगी। हमें आता है ना ये तो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जिनमें हमें दूसरे चैप्टर्स की नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे यहां पर सिर्फ एक वेक्टर का क्वेश्चन पूछ लूं, यार जो इंसिडेंट रे है उसका जो यूनिट वेक्टर है, या ये बोलिए इंसिडेंट रे जो है वो ए आई कैप माइनस बी जे कैप डायरेक्शन में मूव कर रही है। सुन रहे हैं आप? ए आई कैप माइनस बी जे कैप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और नॉर्मल जो है वो वाई डायरेक्शन में है। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर का क्वेश्चन है। करेक्ट। हमें पता है इसके दो वेक्टर है, मतलब दो डायरेक्शन है। ये कंपोनेंट है ए आई कैप और ये है माइनस बी जे कैप। बेटा लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है वो हमेशा नॉर्मल कंपोनेंट रिफ्लेक्ट होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये कंपोनेंट बाउंस बैक होगा तो माइनस बी जे कैप से प्लस बी जे कैप हो जाएगा और ये तो सेम रहेगा। इट इज जस्ट लाइक इलास्टिक कोलिजन। एक कंपोनेंट रिफ्लेक्ट हो गया जो उसके परपेंडिकुलर है और दूसरा कंपोनेंट सेम रहेगा। तो रिफ्लेक्टेड लाइट का यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ऑल्दो इसमें और डिटेल भी है। नॉर्मल अगर मैं किसी आई कैप या जे कैप के अलावा कहीं और डायरेक्शन में ले लूं तो मुश्किल हो जाएगा। बस एक सैंपल आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन अभी तो हम अपनी ट्रेडिशनल थ्योरी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है। बच्चों ये एक प्लेन मिरर है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से डिस्टेंस d है। यहां से बेटा कोई रे जाएगी
और पहले इसलिए मिलाना पड़ता है कि बाद में वो सही नहीं मिलता, और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी। बच्चों एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया नॉर्मल, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये आई है तो ये भी आई होगा, कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल है ना। अगर ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा, कौन सा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? तो बच्चों अगर मैं इसे डी डैश मान लूं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं डी डैश इज इक्वल टू डी। अब केवल एक रे से हम इमेज को कभी ट्रेस नहीं कर सकते, तो हमें दूसरी रे यहां लेनी पड़ेगी। ये रे इधर गई, यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, तो बच्चों ये रिफ्लेक्ट होकर जहां से आती हुई नजर आएगी ना, वहीं से ये भी रिफ्लेक्ट होकर आती हुई नजर आएगी। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जैक्टली सिमेट्री होता है पूरा। तो बच्चों ये डिस्टेंस d है, वो डिस्टेंस d डैश है। tan i ये परपेंडिकुलर y मान लो, तो इसमें tan i y अपॉन डी होगा, उसमें tan i y अपॉन डी डैश होगा, तो अल्टीमेट प्रूव हो जाएगा। तो बच्चों प्लेन मिरर के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, करेक्ट। अब बात करते हैं साइज ऑफ इमेज की। जैसे मैंने ये कोई बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया, वहां तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया ना बेटा, हमने ये देखा एक ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है बिल्कुल उसके अपोजिट बनता है, सामने बनता है। तो यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ए इसका फुट है तो उसका इमेज भी इसके सामने यहां बनेगा, और हेड का इमेज उसके बिल्कुल सामने बनेगा। तो हम इजीली ये कह सकते हैं कि जो इमेज का साइज आएगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा, इक्वल होगा, यानी कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 होता है। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 होता है। इसका मतलब साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, करेक्ट। कुछ चीजें होती हैं, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को मिरर के पैरेलल रख दें तो इमेज जो बनती है वो इरेक्ट बनती है, सीधी। लेकिन अगर हम एक ऑब्जेक्ट को मिरर के परपेंडिकुलर रख दें, ऑब्जेक्ट को आप ऐसे रख दो ए बी, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी ए डैश, तो ये इन्वर्टेड इमेज हो गई। बता दो गलत है क्या? इन्वर्टेड लॉन्गिट्यूडनल इन्वर्जन है, ट्रांसवर्स इन्वर्जन नहीं है, लेटरल इन्वर्जन है, ठीक है ना। तो बच्चों अगर ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर रखा है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इमेज इन्वर्टेड बनती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल रखा है तो इमेज इरेक्ट बनती है। दोनों केसेस में लेंथ जो है इमेज की वो ऑब्जेक्ट के बराबर ही आता है। बच्चों ये चीजें वर्ड्स में क्या लिखाएं, लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस और आपका हाथ चलने लगे इसलिए मैं चाहता हूं आप डायग्राम जरूर बना लें।
बेटा देखिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ मैं मूव कराऊं, या पहले हम पैरेलल मूव कराते हैं, ये कोई मिरर है और एक ऑब्जेक्ट को मैं मिरर के पैरेलल मूव कराऊं, ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट तो छोटा सा है, वो इधर चल रहा है। जब ऑब्जेक्ट यहां था तो इसकी इमेज बिल्कुल उसके सामने बनी। ऑब्जेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर गया तो इमेज भी 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी। तो वी कैन से इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू मिरर, देन वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बट अगर मान लीजिए इसी डायग्राम को हम यूज कर लें, ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ जा रहा है तो ये डिस्टेंस कम होगा, तो उधर से भी वो डिस्टेंस कम होगा, तो इमेज भी मिरर को अप्रोच करेगा। ये 1 सेंटीमीटर इधर चला तो वो 1 सेंटीमीटर इधर चलेगा। सो वी कैन से वेलोसिटी ऑफ इमेज is equals to minus VO, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो इमेज की वेलोसिटी नेगेटिव होगी। क्लियर बच्चों? लेकिन एक बात बताइए, हम ये जितने भी डिस्टेंसेस हैं, इन डिस्टेंसेस को किसी फिक्स सपोर्ट से मेजर कर रहे हैं या फिर मिरर से मेजर कर रहे हैं? मिरर से। इसलिए ये जो इमेज और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि मिरर के रेस्पेक्ट में है। क्योंकि मैंने कहा 1 सेंटीमीटर इसके पास आया तो वो मिरर के रेस्पेक्ट में पास आया है, और ये भी मिरर के रेस्पेक्ट में ही इमेज भी पास आया है। तो यहां पर हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वीओ, बल्कि हमें ऐसे बोलना चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror minus velocity of object with respect to mirror। बच्चों, इस वाले केस में उस चीज का फर्क नहीं पड़ता। अगर मिरर को मैं ऊपर या नीचे चलाऊं तो उसका इससे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इसलिए उनकी वेलोसिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिए। लेकिन अगर मिरर को मैं इधर चलाऊं तो ये डिस्टेंस चेंज होने में उसका भी रोल होगा, इसलिए मिरर की वेलोसिटी का फर्क पड़ेगा। ये दोनों की कॉपी करिए, फिर कुछ एग्जांपल से करवाता हूं आपको क्वेश्चन। जैसे मान लो ये कोई मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, बस, और मिरर इधर आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। तो इसकी इमेज की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी, सोचिए कितनी होगी। इमेज की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी?
देखो अलग अलग करते हैं। जैसे इमेज अगर इस जगह है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जाने की वजह से इमेज ऊपर तो जाएगा और इसमें 2 मीटर पर सेकंड की एक वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर हम एक्स कंपोनेंट की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर होता है माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। सुन रहे हैं आप? वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर -1 है। बेटा ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव लेनी पड़ेगी ना, माइनस ऑब्जेक्ट खुद तो चल ही नहीं रहा एक्स डायरेक्शन में, लेकिन इसकी वेलोसिटी -1 है। माइनस माइनस प्लस, ये प्लस क्यों आया पता है ना, ये माइनस और वीएम खुद -1 है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो गया, ये -1, ये +1 उधर जाकर -1 हो जाएगा तो -2। तो बेटा टोटल वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा, बोलो, -2i कैप। ये 2 से इधर भी आएगा, समझे, और +2 j कैप, यानी कि 2√2। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा 2√2 मीटर पर सेकेंड। हाँ बेटा, और चेंज करते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए ये कोई मिरर है, प्लेन मिरर, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, एंगल 53 डिग्री है नॉर्मल के साथ। मिरर खुद इधर 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। तो बताइए इमेज की एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी होगी?
देखिए, पहले इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लो। अगर ये एंगल 53 है, tan cos 53 यानी कि ये 6 आएगा, ये 8 आएगा। बच्चों इमेज जो होगा उसका ये कंपोनेंट तो अब 8 ही रहने वाला है, और x कंपोनेंट हम इससे निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? -2। वेलोसिटी ऑफ इमेज 6 माइनस -2 प्लस 8, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा -14 -2 -16 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये कंपोनेंट 16 आएगा। ओ सॉरी, वो मैंने ऐड करके लिख दिया। 6 + 2, 6 -2, ये 6 -2 8, और ये 10 आएगा। अब सही है? -8 -2 -10। तो बच्चों ये कंपोनेंट 10 होगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है? -10 i कैप प्लस 8 j कैप। अब मैं आपको अगर डायग्राम बनाकर ना दूं, क्वेश्चन इस तरह का है, लिखो। वेलोसिटी ऑफ ए मिरर इज 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप। 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप। एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बस वेलोसिटी लिख लो आप। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। करेक्ट? 3i प्लस 4j प्लस 5k। नॉर्मल ऑफ द मिरर इज अलोंग z डायरेक्शन। Normal of the mirror is along z direction. What is the velocity of image? तो बेटा इमेज की वेलोसिटी बताइए। देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 3i प्लस 4j प्लस 5k। वेलोसिटी ऑफ मिरर है
4i प्लस 5j प्लस 8k, यही है ना बेटा? अगर नॉर्मल के यानी कि z डायरेक्शन में है, इसका मतलब x और y दोनों मिरर के पैरेलल हो गए। नॉर्मल अगर z डायरेक्शन में है तो x और y एक्सिस मिरर के पैरेलल हो गए ना। ये बोर्ड अगर मिरर मान लो, ये xy प्लेन है, तभी तो नॉर्मल z आएगा। वेलोसिटी का, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मिरर के पैरेलल होते हैं वो तो कभी चेंज होते नहीं है। देख लो, ये भी मिरर के पैरेलल है, चेंज नहीं हुआ, इसमें भी मिरर के पैरेलल चेंज नहीं हुआ, करेक्ट। लेकिन जो कंपोनेंट नॉर्मल के अलग होता है उसी के लिए ये लगता है, जो बार बार लगाते रहते हैं। तो बच्चों, वेलोसिटी का ये कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा, जिसके लिए मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर लगाऊंगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? +8 है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? +5 -8। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ गया बेटा? 8, और वो कितना है? +3 11। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अब टोटल आ गया, ये दोनों सेम रहेंगे, 3i + 4j + 11k कैप। तो जब दो मिरर अगर हमें एक साथ दे दे और दो इमेज बनेगी, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी पूछ सकता है। जैसे सिंपल से शुरू करता हूं, ये दो प्लेन मिरर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से ही, एंगल 45 है। velocity of image in first mirror with respect to velocity of image in second mirror, मतलब सीधा सीधा बोलिए, दो मिरर में दो इमेज बनेगी, उन दोनों इमेजेस का रिलेटिव वेलोसिटी बताना है आपको। दोनों इमेजेस का रिलेटिव वेलोसिटी बताना है। देखो बेटा, दो कंपोनेंट लीजिए, ये वाला कंपोनेंट v/√2 आएगा और ये भी v/√2। जो फर्स्ट इमेज बनेगी वो भी v/√2 से इधर जाएगी और v/√2 से इधर आएगी, और जो इसमें सेकंड इमेज यहां बनेगी
वो v/√2 से इधर जाएगा और v/√2 से इधर जाएगा। बच्चों ये मिरर के पैरेलल है, इसके तो ऐसे जाएगा और ये अपोजिट हो जाएगा। अब इन दोनों का रिलेटिव कैसे निकालेंगे? रिलेटिव लगा देंगे। जैसे फर्स्ट इमेज की वेलोसिटी कितनी है? v/√2 i कैप माइनस v/√2 j कैप। और सेकेंड इमेज की वेलोसिटी कितनी है? v/√2 माइनस आई कैप प्लस v/√2 j कैप। ये माइनस है और ये प्लस है। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इमेज विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड इमेज, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। v/√2 प्लस v/√2 यानी कि √2v और ये माइनस √2v j कैप। और फाइनली अगर रिलेटिव वेलोसिटी का आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये 2v आएगा। और वैसे भी है ना, 2v डायरेक्ट दिख रहा था। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा कितना? v v v। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर भी आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर भी आएगा। ये दोनों v अपोजिट है तो 2v हो जाएगा। उसके लिए अपन को इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। ये है। थोड़ा और अच्छा करें इस क्वेश्चन को। इस बार हम दोनों मिरर परपेंडिकुलर नहीं ले रहे बच्चों। एक मिरर ये रहा, दूसरा मिरर इसके साथ ये एंगल बना रहा है बीटा, एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट which is moving parallel to first mirror with velocity v। तो बच्चों कैलकुलेट अपन को वही करना है। फर्स्ट मिरर में एक इमेज बनेगी, सेकंड मिरर में दूसरी इमेज बनेगी। दोनों इमेजेस की रिलेटिव वेलोसिटी आपको बतानी है।
हाँ बेटा, देखो इसके अंदर जो इमेज बनेगी यहां, उसकी वेलोसिटी तो v होगी क्योंकि वो मिरर के पैरेलल है, तो इमेज भी मिरर के पैरेलल होगी। और सेकंड मिरर में जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर बनती है ना इमेज। अब उसकी इमेज की वेलोसिटी निकालने के लिए इसके दो कंपोनेंट लो ऐसे। अगर ये एंगल बीटा है, गौर से देखो, ये भी बीटा होगा, ये होगा v cos बीटा और ये होगा v। बच्चों हम जानते हैं ये वाला कंपोनेंट मिरर के पैरेलल है, तो इमेज के पास भी एक कंपोनेंट तो ये होगा ही होगा v cos बीटा, लेकिन v sin बीटा से ये मिरर की तरफ आ रहा है, तो इमेज भी v sin बीटा से मिरर की तरफ आएगा। सुन रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं? आप कॉपी कर रहे हैं बच्चों। अब मुझे इसका और इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो इट इज बेटर कि मैं इसके भी कंपोनेंट ले लूं ऐसे। ये एंगल इसके इक्वल होगा बीटा, तो ये कंपोनेंट होगा v cos बीटा, ये कंपोनेंट होगा v sin बीटा। अब गौर से देखिए, इसमें और इसमें v cos बीटा तो सेम डायरेक्शन में है, तो जब आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये v sin बीटा और v sin बीटा, तो बेटा v रिलेटिव टू v sin बीटा आएगा, v रिलेटिव टू v sin बीटा आएगा। देख लेना, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन मैंने इसके पैरेलल लिया है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसी तरह ये लाइन इसके पैरेलल थी और वो इसके पैरेलल, तो वो भी बीटा एंगल हो गए थे। आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं तक लेंगे और बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।